So this is the first video of rapid revision session of renal physiology where we'll discuss fluid compartments, shifting of fluids within the compartments and IV fluids. To watch the full video, the link is in the description and make sure to like the video and subscribe to the channel. First of all, you need to know that total body water is 60% of the body weight. So let's suppose ideally if we consider a 70 kg person, तो उसको सिंपली आप 60% उसका लेंगे तो विल गेट 42 लीटर्स. तो एक 70 kg पर्सन में एस्टिमेटेड वाटर होता है 22 लीटर्स. सो द नेक्स्ट थिंग कि टोटल बॉडी वाटर इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू फैट कंटेंट ऑफ द बॉडी. सो इफ फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ आई आस्क यू कि एक एडल्ट मेल है और एक एडल्ट फीमेल है तो किस में वाटर ज़्यादा होना चाहिए. ऑब्वियसली ड्यू टू द स्ट्रक्चरल जो है फीमेल में फ़ैट ज़्यादा होता है तो टोटल बॉडी वाटर इन एडल्ट फीमेल इज़ लेस देन एडल्ट मेल. So total body water is divided into two compartments. One is intracellular fluid and one is extracellular fluid. Intracellular fluid से का मतलब है कि लेट्स सपोज कि इफ़ दिस इज़ अ सेल तो सेल के अंदर जितना वाटर है, जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में हैं उसके अंदर जो वाटर है इट इज़ नोन एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड. और उस सेल के बाहर जितना वाटर है इट इज़ नोन एज द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फर्दर हम दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ प्लाज्मा एंड वन इज़ इंटरस्टिशियम. अब प्लाज्मा की बात यहाँ पे हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा. बिकॉज जो ब्लड होता है इट इज़ एक्चुअली ऑल द सेल्स इन द ब्लड, लेट्स से रेड ब्लड सेल्स प्लस द प्लाज्मा. तो ज़ाहिरी बात है एज रेड ब्लड सेल इज़ ऑल्सो अ सेल, तो इसके अंदर जो वाटर होगा इट विल बी एक्चुअली इन दी ICF. सो दैट हम सिर्फ प्लाज्मा की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं. एंड द सेकंड इज़ इंटरस्टिशियम. तो अगर हम बात करें टोटल बॉडी वाटर का तो हमने बता दिया 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है तो 70 kg पर्सन में 42 लीटर्स होगा. तो अगर हम ICF फिर कितना होना चाहिए. ICF इज़ बेसिकली टोटल बॉडी वाटर का 2/3. यानी कि अगर हम 3 पार्ट्स करें टोटल बॉडी वाटर के तो उनमें से 2 पार्ट्स ICF में होंगे तो बाकी बच गया 1 पार्ट जो कि होगा ECF में. तो सिंपली इसको आगे देखते हैं. अब क्योंकि ECF में जो थर्ड पार्ट टोटल बॉडी वाटर का हमने ECF में डाल दिया एज ECF इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स. वन इज़ इंटरस्टिशियम एंड द अदर इज़ प्लाज्मा. तो टोटल ECF के अगर 4 पार्ट्स करें तो उसमें 3/4 ECF में होता है, इंटरस्टिशियम में होता है, और जो बाकी बच गया 1/4 पार्ट इट इज़ प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा. हम चलते हैं अपने फेमस 60-40-20 रूल पे जिसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है इंटू 60-40-20-15 एंड 5 रूल. इफ़ तो यहाँ पे आप रखेंगे टोटल बॉडी वेट. सो लेट्स सपोज अगर हमने 70 kg इंडिविजुअल के ये सारे कंपार्टमेंट स्टडी करने हैं या उसका मेजरमेंट करनी है तो वी विल मूव एज फॉलोज. तो 60% अगर हम लेंगे 70 kg पर्सन का तो आएगा 42 लीटर्स. 40% लेंगे तो 28 लीटर्स. 20% लेंगे तो इट विल कम एज 14 लीटर्स. 15% लेंगे तो 10.5 लीटर्स और 5% लेंगे तो 3.5 लीटर्स. तो यहाँ से सिंपली यू कैन मेमोराइज कि टोटल बॉडी वाटर इन अ 70 kg person is 42 liters. Present in the ICF is 28 liters. Present in the ECF is 14 liters. Present in the interstitial fluid is 10.5 and similarly with the plasma. तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बार बार जो है ये 3/4, 1/4, 2/3 ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करें एंड जस्ट मेमोराइज दिस. तो आगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पर स्पेस यहाँ पे बनाते हैं. So we can say if we compare ICF with ECF
तो मेजर कैटाइन्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेजर कैटाइन ऑफ ICF सेल के अंदर पोटेशियम होता है और सेल के बाहर हमेशा अबंडेंट कैटाइन होता है सोडियम। तो अगर हम मेजर एनाइंस की बात करें जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो सेल के अंदर मोस्ट कॉमन होती हैं प्रोटीन्स। और जहाँ ECF की बात करें तो जहाँ सोडियम वहाँ क्लोराइड। सो अगर इसको मैं कंप्लीट करूँ, सो द पोटेशियम एंड मैग्नीशियम दीज आर द अबंडेंट कैटाइन्स इन द ICF। प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट्स मतलब जिस तरह ATP, ADP, AMP, ये सारे फॉस्फेट सेल के अंदर होते हैं। एंड क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आर द मोस्ट अबंडेंट एनाइंस। तो अगला जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो करनी है कि हम इस कंपार्टमेंट्स को के वाटर को मैयर कैसे करेंगे। सो टू मैयर टोटल बॉडी वाटर हमें एक ऐसे मार्कर की ज़रूरत है जो पूरी बॉडी में फैल जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ ICF एंड ECF। सो टू मेमोराइज ये MCQ बार बार रिपीट होते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्कर फॉर टोटल बॉडी वाटर इज़ एंटीपायरीन। यू कैन ऑल्सो यूज़ हैवी वाटर and you can also use titrated water. So just remember कि इन मार्कर से you can measure total body water. If you want to measure ECF, so you would want to use a marker कि जो सिर्फ ECF में जाए और सेल के अंदर एंटर ना हो. To memorize this, just this mnemonic, use this mnemonic SIM, and with SIM, first of all you have sulfate, I for inulin, एंड M4 मैग्नीटोल। ये सारे जो कंपोनेंट, ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं, ये बाय विर्चू ऑफ देयर स्ट्रक्चर सेल के अंदर एंटर नहीं होते और ECF में रह जाते हैं। सो वी कैन मेजर द ECF का वाटर थ्रू दीज मार्कर्स। सो इफ़ यू वांट टू मेजर प्लाज्मा वॉल्यूम, तो आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि जो प्लाज्मा में रहे और प्लाज्मा से ECF में या प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम में मूव ना करे, ताकि हमें प्लाज्मा की वैल्यू फाइंड हो जाए कि उसमें कितना वाटर है। सो इम्पोर्टेंट वंस आर Evans blue dye and RISA. So what is RISA? RISA is basically radio iodinated serum albumin, as albumin is abundantly present in the plasma and do not move to the interstitium जब तक कि कोई disease ना हो. So that is why RISA is very important to measure plasma. The next one is, if you want to measure interstitial fluid, you don't need to do anything. You just use this equation ECF minus plasma. Why so? Because ECF is a combination of plasma. ECF is a combination of interstitial fluid and plasma. So if you want to find the value of the interstitial fluid, you simply use this equation. So just rearranging it. Similarly, if you want to find the value or the water present in the ICF, just use this equation total body water minus ECF. So you will calculate total body water from antipyrine or heavy water or titrated water, and ECF via SIM, and you can calculate ICF indirectly. So now we will see कि शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड कैसे होती है विद इन दी कंपार्टमेंट्स। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। सो व्हाट इज़ ऑस्मोलैरिटी? ऑस्मोलैरिटी इज़ बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। सो व्हाट इज़ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा? सो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अपने आप को एक होम्योस्टेसिस में रखती है, एंड इट इज़ 285 to 295 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। यानी कि अगर कोई भी फ्लूइड की जिसकी ऑस्मोलैरिटी 285 से 295 की रेंज में होगी, उसको हम आइसोटोनिक फ्लूइड बोलेंगे। और कोई भी फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा से ज़्यादा होगी, उसको हम हाइपरटोनिक फ्लूइड बोलेंगे। और जिसकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से कम होगी, उसको हाइपोटोनिक फ्लूइड बोलेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि ECF की ऑस्मोलैरिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ICF's osmolarity at a steady state. So let's suppose at any moment
अगर ECF की ऑस्मोलैरिटी 285 है तो ICF की भी 285 ही होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखें, लेट्स सपोज कि कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसकी ऑस्मोलैरिटी 100 है। इफ़ आई वांट कि इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाए तो आई हैव टू रिमूव वाटर फ्रॉम इट, ताकि इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाए। तो अगर मैं वाटर रिमूव करूँगा तो 100 से इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ के 100 से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसी की ऑस्मोलैरिटी को मैं कम कर दूँ तो आई हैव टू ऐड वाटर, ताकि इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाए। सो मूविंग ऑन टू जो मैं बात कर रहा था 285 वाली, तो अगर ECF की ऑस्मोलैरिटी ICF की ऑस्मोलैरिटी के बराबर होती है, तो अगर मैं कोई ऐसी सिचुएशन बनाता हूँ कि जिसमें मैं इसकी ऑस्मोलैरिटी को 285 से 295 कर दूँ, तो अब बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ये करेगी कि 285 इफ़ एट ऑल अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी वुड वांट कि ये दोबारा से ये दोनों बैलेंस हो जाए। तो 295 को दोबारा 285 तक पहुंचाने के लिए ऑस्मोलैरिटी अगर मैंने कम करनी है तो आई हैव टू ऐड वाटर। तो यहाँ से वाटर ICF से निकलेगा और ECF की तरफ मूव करेगा जब तक कि ये दोनों ऑस्मोलैरिटीज़ आपस में बैलेंस नहीं हो जाती। तो लेट से कि ये 288 पे जाके अगर बैलेंस हो जाती हैं तो यहाँ पर फ्लूइड की मूवमेंट यानी कि वाटर की मूवमेंट रुक जाएगी। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपने याद रखना है कि रेड ब्लड सेल्स ज़ाहिरी बात है प्लाज्मा में पड़े होते हैं, यानी कि ब्लड में होते हैं। सो ब्लड इज़ बेसिकली प्लाज्मा प्लस रेड ब्लड सेल्स। सो तो रेड ब्लड सेल किसके अराउंड जो ऑस्मोलैरिटी होती है, इट इज़ बेसिकली प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी। सो लेट्स से 285 से 295। तो इस सिचुएशन में रेड ब्लड सेल अपनी शेप मेंटेन करके रखता है। तो अगर मैं किसी तरीके से इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दूं, तो लेट्स से कि मैं इसको 250 मिली ऑस्मोल्स वाले सॉल्यूशन में डाल देता हूँ। तो नाउ जैसे ही प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से कम ऑस्मोलैरिटी पे रेड ब्लड सेल को रखेंगे तो वाटर विल मूव इनसाइड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, और यहाँ पे इस सिचुएशन में रेड ब्लड सेल विल स्वेल। अगर मैं रेड ब्लड सेल्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूँ, लेट से 300 मिली ऑस्मोल्स और 380 मिली ऑस्मोल्स, इस सिचुएशन में वाटर विल मूव आउटसाइड ताकि ये बाहर वाले की ऑस्मोलैरिटी के साथ अपने आप को बैलेंस कर ले। तो ऐसी सिचुएशन में जब वाटर निकल जाएगा तो सेल विल श्रिंक। यहाँ से वी विल लर्न अ फार्मूला, जिस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे टू मेजर द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। सो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 into सोडियम प्लस concentration of glucose over 18 plus blood urea nitrogen over 2.8. So with this equation you can measure plasma osmolarity. Here 2 denotes that equal number of negative charges are also present, जो कि इस इक्वेशन में हमने शो नहीं किए हुए। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दीज बेसिक्स, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूजन की। सो अब याद रहे कि नॉर्मल सेलाइन इज़ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इसकी ऑस्मोलैरिटी 285 से 295 मिली ऑस्मोल्स के दरमियान में होनी चाहिए। सो टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से दिस इज़ आवर टोटल बॉडी वाटर, और उसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं ICF एंड ECF, और ECF के भी दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, वन इज़ प्लाज्मा एंड वन इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो इसकी ऑस्मोलैरिटी ICF की ऑस्मोलैरिटी भी 285, ECF की ऑस्मोलैरिटी भी 285। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं इन्फ्यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ नॉर्मल सेलाइन। सो नॉर्मल सेलाइन जब मैं इन्फ्यूज़ करना स्टार्ट करूँगा तो इस सारे प्लाज्मा में, ज़ाहिर बात है प्लाज्मा में इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, तो लेट सपोज मैंने 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूज़ किया है प्लाज्मा में या इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। सो द मोमेंट 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन आएगा, बिकॉज नॉर्मल सेलाइन इज़ आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा, तो यहाँ पर इसकी ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
even though I am adding 1 liter of normal saline in the ECF, still there will be no change of osmolarity of ECF. जब ECF की osmolarity ICF की osmolarity बराबर रहेगी, then there will be no water shifting. तो कोई वाटर शिफ्टिंग नहीं होगी, एज वी हैव ये हमने डिसाइड कर लिया था ऑलरेडी, हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है. नंबर 3, व्हाट अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन. प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा. अब जाहिर बात है कि इस प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं. तो जब पहले लेट सपोज 3.5 लीटर प्लाज्मा था और जब हमने 1 लीटर नॉर्मल सलाइन ऐड कर दिया तो लेट से ये 4.5 लीटर हो गया है. नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स विल फॉल. एंड व्हाट अबाउट हिमेटोक्रिट. पहले रेड ब्लड सेल्स फर्स्ट जब इस हमने इन्फ्यूज़ नहीं किया था उससे पहले रेड ब्लड सेल जो थे वो 3.5 लीटर्स में थे, अब 4.5 लीटर्स में हैं. तो हिमेटोक्रिट इज़ गोइंग टू decrease. So what about the shape or red blood cell structure. Red blood cell क्योंकि isotonic environment में पड़े हुए हैं, so there will be no change in the shape of red blood cells. इसके अलावा what about the blood pressure. इस पेशेंट के ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आना चाहिए. अभी वो पहले 3.5 लीटर प्लाज्मा था, अभी 4.5 लीटर प्लाज्मा है. नो कोई वाटर शिफ्टिंग, कहीं भी वाटर शिफ्टिंग नहीं हो रही, तो ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया. अब याद रहे कि डायरिया इज जस्ट लाइक रिमूविंग ऑफ द नॉर्मल सलाइन फ्रॉम द बॉडी, लाइक लॉस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड. अगर हम आइसोटोनिक फ्लूइड को रिमूव कर देंगे तो ईसीएफ का वॉल्यूम या प्लाज्मा का वॉल्यूम तो कम होगा, बट क्योंकि ऑस्मोलैरिटी पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो फिर भी कोई वाटर शिफ्टिंग नहीं होगी. लेकिन डायरिया के केस में प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि अब उतनी ही प्लाज्मा प्रोटीन्स कम वॉल्यूम के अंदर पड़ी हुई हैं. सिमिलरली हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा क्योंकि उतने ही रेड ब्लड सेल अब कम वॉल्यूम में पड़े हुए हैं. सो रेड ब्लड सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और बीपी विल टेंड टू फॉल क्योंकि फ्लूइड लूज जो है ना वो लॉसेस हो रही हैं फ्लूइड की, और फ्लूइड अब पहले से कम है. लेट से पहले 3.5 था और अगर 1 लीटर नॉर्मल सलाइन रिमूव कर दिया है तो 2.5 रह गया. सो इवेंचुअली ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज. थर्ड एग्जांपल इज एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक. अगर एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करते हैं या लेट सपोज hypertonic solution is infused or added. So simply if you take more salt let's say in the diet, अब उससे होगा ये कि ECF की osmolarity is going to increase क्योंकि salt ऐड किया जा रहा है. जब ECF की osmolarity increase हो जाएगी, so let's say कि ये 285 295 हो गया है, तो अब होगा क्या कि वाटर शिफ्टिंग होगी. तो वाटर कहाँ से शिफ्ट करेगा, वाटर शिफ्ट करेगा ICF से ECF की तरफ ताकि इन दोनों को बैलेंस कर सके. सो यहाँ पर जब वाटर ICF से ECF की तरफ मूव करेगा तो ICF वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ECF वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन. सो प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन में क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इज गोइंग टू डिक्रीज. सिमिलरली हिमेटोक्रिट इज गोइंग टू डिक्रीज. वेरी सिंपल. तो इस सिचुएशन को टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन. नाउ लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और वो है स्वेटिंग की. अब एक बात याद रखें कि स्वेटिंग, और ये बात हो रही है एक्सेसिव स्वेटिंग की. लेट सपोज आप डेजर्ट में हैं या बहुत मैराथन भाग रहे हैं, तो एक्सेसिव स्वेटिंग वाली सिचुएशन में क्या होगा. एक्सेसिव स्वेटिंग में हमेशा वाटर लॉस इज़ मोर देन द सॉल्ट लॉस. तो मतलब बेसिकली हाइपो ऑस्मोटिक फ्लूइड जो है ना वो स्वेट होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा पानी वेस्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्ट्स. तो ऐसी सिचुएशन में लेट से कि ये हमारे पास सेम वही दो कंपार्टमेंट्स हैं, ये ICF है और ये ECF है. तो अगर हम ECF से वाटर निकाल रहे हैं, इफ़ वी आर रिमूविंग वाटर फ्रॉम द ECF, सो ऑब्वियसली ECF ऑस्मोलैरिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज. तो ECF ऑस्मोलैरिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज
एंड एट द सेम टाइम ECF वॉल्यूम इज़ गोइंग टू डिक्रीज। सारी बात है, पानी निकल रहा है, सो पानी निकलने से एक तो वॉल्यूम कम होगा, दूसरा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्वियसली ICF से फ्लूइड विल मूव टू ECF, और अगर ICF से फ्लूइड निकल रहा है, फ्लूइड कम हो रहा है, तो ICF के फ्लूइड कम होने की वजह से ICF की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और ICF का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको नीटली प्लेस करूं कि ICF की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, ICF का वॉल्यूम कम हो गया, ECF की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, ECF का वॉल्यूम कम हो गया। Okay, so what about the plasma protein concentration? So plasma protein concentration is going to increase. Yes, क्योंकि fluid loss बहुत ज़्यादा हो गया है, तो plasma protein अब कम fluid के अंदर पड़ी हुई है, that is why their concentration is going to increase. And what about hematocrit? Now hematocrit जो है ना यहाँ पे interesting है, क्योंकि hematocrit remains the same. अब same क्यों रह रहा है? क्योंकि red blood cell की बात करें तो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि red blood cell को अगर आप ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी के अंदर रखेंगे, लेट सपोज 380 में मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल करेगा श्रिंक, और जब श्रिंक करेगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी, इसकी कंसंट्रेशन या हेमाटोक्रिट चेंज नहीं होगा। सो हेमाटोक्रिट इज गोइंग टू रिमेन दी सेम। ऐसी सिचुएशन को टेक्निकली वी से hypertonic volume contraction. So just quickly revise this with the help of this table. So isotonic infusion it will result in increase in the ECF volume. There will be no change in the ICF volume क्योंकि ऑस्मोलैरिटी सेम रह रही है, तो कोई भी फ्लूइड आपस में कंपार्टमेंट्स में मूव नहीं करेगा। ECF ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज बेशक हम उसमें फ्लूइड डाल रहे हैं बट इट इज़ आइसोटोनिक, सो देयर विल बी नो चेंज इन दी ऑस्मोलैरिटी। सिमिलरली हेमाटोक्रिट इज गोइंग टू डिक्रीज क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली, इन द सिचुएशन ऑफ डायरिया ECF volume is going to decrease and there will be no change in hematocrit opposite. If we take high sodium chloride, there will be an increase in the ECF volume, decrease in the ICF volume, increase in the ECF osmolarity, okay, and hematocrit is going to decrease. So if we talk about sweating, there will be a decrease in the ECF volume, decrease in the ICF volume. So both of them got decrease and ECF osmolarity is going to increase because बहुत ज़्यादा water lose हो रहा है और hematocrit is going to remain the same. नेक्स्ट अप इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH रिलीज। जब ADH बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो ADH का काम है वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ECF वॉल्यूम इज़ गोइंग टू इंक्रीज, सो एज हेयर। अब ECF वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी ECF की ऑस्मोलैरिटी जो है इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज़, तो दैट इज़ राइट हेयर। अब ECF ऑस्मोलैरिटी अगर कम होगी तो इसका मतलब है कि वाटर शिफ्टिंग होनी है, तो वाटर शिफ्टिंग होगी ऑस्मोलैरिटी को बराबर करने के लिए ECF से ICF की तरफ। जब ECF से ICF की तरफ फ्लूइड मूव करेगा तो ICF वॉल्यूम इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ एंड देयर विल बी नो चेंज ऑफ हेमाटोक्रिट बिकॉज रेड ब्लड सेल यहाँ पर क्या करेंगे, स्वेल। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ एड्रीनल इंसफिशेंसी। एड्रीनल इंसफिशेंसी का मतलब है कि एड्रीनल्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। एड्रीनल्स ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और एल्डोस्टेरोन अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर भी उसके साथ, बिकॉज वाटर फॉलोज सोडियम, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो कहीं ना कहीं वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में सॉल्ट लॉस इज़ मोर देन वाटर लॉस। तो जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स लूज़ होंगे तो व्हाट शुड बी द ECF ऑस्मोलैरिटी, तो ECF ऑस्मोलैरिटी होनी चाहिए कम क्योंकि सॉल्ट लूज़ हो रहे हैं, और क्योंकि वाटर भी लूज़ हो रहा है तो ECF वॉल्यूम इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। बट कैच यहाँ पे ये है कि एज द ऑस्मोलैरिटी इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन, साथ ही साथ वॉल्यूम के, तो टू बैलेंस दिस ऑस्मोलैरिटी द फ्लूइड विल मूव फ्रॉम ECF टू ICF to balance it, तो ICF volume is going to increase. So जितनी भी मेरी सारी explanations थी उसका मकसद यही था कि you should learn this table, और इस टेबल को आप
आपको बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको फिर बहुत सारे सीक्वेंसेस और बहुत सारे रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी। वो बदनाम ज़माना क्वेश्चन है कि जो 3-3 महीने ग्रुप्स में घूमता रहता है और इसमें डिफरेंट किस्म की सीक्वेंसेस और डिफरेंट किस्म की आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो एग्ज़ाम में ये बीआरएस से ही उठाया जाता है। अ वुमन रन्स अ मैराथन एट 90 डिग्री इन 90 डिग्री वेदर एंड रिप्लेसेस ऑल वॉल्यूम लॉस्ट इन स्वेट बाय ड्रिंकिंग डिस्टिल्ड वाटर। तो सबसे पहले यू नो कि स्वेट क्या चीज़ है। स्वेट इज़ लॉस ऑफ वाटर मोर देन लॉस ऑफ सॉल्ट। उसके बाद उसने डिस्टिल वाटर पी लिया। तो डिस्टिल वाटर इज़ बेसिकली हाइपोosmotic फ्लूइड। हाइपोosmotic फ्लूइड। सो सिंपल बात ये है कि उसने बता दिया कि सारा का सारा वाटर रिप्लेस कर लिया गया है। सो वाटर क्योंकि सारा का सारा रिप्लेस हो गया है तो नेट वाटर लॉस हो गया इस सिनेरियो में ज़ीरो। और नेट सॉल्ट, नेट NaCl लॉस इज़ प्रेजेंट, क्योंकि सॉल्ट उसने रिप्लेनिश नहीं किया, उसने ORS नहीं पिया, उसने डिस्टिल वाटर पिया है। तो आफ्टर द मैराथन शी विल हैव, अब बार बार आपको जो ग्रुप्स में जो आपको मिलती हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, उसमें कहा जाता है कि आफ्टर द मैराथन पूछा गया है या क्या पूछा गया है, तो ये चीज़ें आपने जहन से निकाल देनी है। ज़ाहिर बात है जो सिनेरियो में बताया गया है उसी सिनेरियो से रिलेटेड ही चीज़ पूछी जाएगी। तो उसने वाटर लॉस भी कर लिया लेकिन बाद में रिप्लेनिश भी कर लिया, तो हमने जो सिनेरियो गिवन है उसके हिसाब से ही आंसर देना है। सो एक एक करके ऑप्शंस को रूल आउट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज टोटल बॉडी वाटर। तो टोटल बॉडी वाटर कम नहीं होगा क्योंकि उसने सारे का सारा पानी रिप्लेनिश कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है डिक्रीज हेमाटोक्रिट। तो आप खुद ही देखें कि अगर सॉल्ट लूज में कर दूं ECF से तो ECF ऑस्मोलैरिटी इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। अगर ECF ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होती है और अगर किसी रेड ब्लड सेल को हम हाइपोosmotic इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वाटर विल मूव इनसाइड दी रेड ब्लड सेल, और जब वाटर रेड ब्लड सेल के साइड आएगा तो रेड ब्लड सेल विल स्वेल, और जब स्वेल कर जाएंगे तो उतने ही रेड ब्लड सेल इज़ गोइंग टू इंक्रीज दी हेमाटोक्रिट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि हेमाटोक्रिट लेवल्स बढ़ने चाहिए। डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। अब डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ECF की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि ECF से वाटर मूव करेगा टू दी ICF ताकि बैलेंस कर दे। तो ICF में जब वाटर मूव करेगा तो ICF का वॉल्यूम शुड इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज वॉल्यूम, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है बिकॉज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी या ECF ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। और लास्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इंट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी। तो जब ECF का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ECF की ऑस्मोलैरिटी कम होगी। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन भी आपने रूल आउट कर दिया। इसमें किसी तरह की वर्ड गेम नहीं है, इस क्वेश्चन में किसी तरह की सीक्वेंस नहीं है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड और उसको आपने अप्लाई करना है। वन लास्ट थिंग अबाउट दिस वाटर एंड फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अब आपको IV फ्लूइड्स का पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट कि कौन सा फ्लूइड आइसोटोनिक है, कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा आइसोटोनिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। जस्ट हैव टू मेमोराइज दी नेम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में 3% सोडियम क्लोराइड 3% NaCl इज़ हाइपरटोनिक। तो यहीं पे अगर हम बात करें हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो आपको मिलते हैं वो है हाफ नॉर्मल सेलाइन। सो हाफ नॉर्मल सेलाइन इज हाइपोटोनिक। रेस्ट आइसोटोनिक फ्लूइड्स दैट यू यूज़ नॉर्मली इज़ नॉर्मल सेलाइन, जिसको हम 0.9% नॉर्मल सेलाइन भी बोलते हैं। रिंगर्स लैक्टेट, और इसका फैंसी नेम जो है वो है हार्टमैन सॉल्यूशन। सो यू नीड टू मेमोराइज दिस हार्टमैन सॉल्यूशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5% डेक्सट्रोज, जिसको हम D5W की कॉनोटेशन में भी लिखते हैं। सो आई होप कि आपको IV फ्लूइड्स, वाटर कंपार्टमेंट्स और ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।